फिर आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 14 विराम चिन्ह। ठीक है, आज हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या होता है? जब पाठ 14 लेसन 14 है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? थोड़ा विराम, जैसा नाम इसका है विराम, विराम मतलब रुकना, नाम से ही है कि रुकने से रिलेटेड है। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम का अर्थ है पढ़ने या लिखते समय थोड़ी देर के लिए जो रुकना होता है उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। थोड़ा सा रुकना विराम चिन्ह है। अगर विराम ना लगे तो किसी भी वाक्य को, सेंटेंस हम बोलेंगे तो उसका अर्थ सही समझ में नहीं आएगा जब तक विराम नहीं लगा रहेगा। विराम चिन्ह का प्रयोग होने से वाक्य का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट नहीं रहता है। अगर सही से वाक्य में विराम चिन्ह नहीं लगा रहेगा, क्योंकि विराम चिन्ह के द्वारा ही वाक्य जो है स्पष्ट होता है। विराम चिन्ह का अगर अनुचित प्रयोग होगा तो भी हम देखेंगे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी हम कहना कुछ चाहते हैं और सेंटेंस में अगर हम सही जगह विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि कहे कुछ और रहे हैं। इसलिए विराम चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है सेंटेंस, वाक्य को लिखने और बोलने में। ठीक है, अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 174 में एक थोड़ा सा छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है कि इसमें लिखा है कि सौम्या अपनी दादी माँ से कथा सरित सागर से एक कहानी पढ़कर सुनाती है और दादी माँ को सौम्या की कहानी सुनकर बहुत आनंद आता है। यानी कोई बच्चा है वो अपनी दादी की कहानी सुना रहा है, दादी को बहुत अच्छा सुन के कहानी लगता है। एक दिन सौम्या अपने जन्मदिन पर, सहेली के जन्मदिन पर गई थी। उस दिन उसने भाई रचित ने दादी को कहानी पढ़कर सुनाई, पर दादी को बिल्कुल आनंद नहीं आया। सौम्या सुनाई तो अच्छा लगा, उसका भाई सुनाया तो उनको नहीं अच्छा लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि उचित जगह पर उसने विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए उनको कहानी अच्छे से समझ में नहीं आई। कहानी का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए उनको कहानी अच्छे से समझ में नहीं आई। महिमा ने उत्तर दिया, सौम्या को विराम चिन्हों का उचित ज्ञान है, वह उसी ज्ञान के आधार पर कहानी पढ़ती है। जिसको पता होगा कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा देर रुकना है, कहाँ पर कम देर रुकना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर पूर्ण विराम, कहाँ पर अल्प विराम, इसका प्रयोग कैसे करना है, तो सौम्या को पता था, इसलिए कहानी उनको स्पष्ट हुई। अध्यापिका ने महिमा के उत्तर की प्रशंसा की और बताया कि बोलते अथवा पढ़ते समय अपनी बात को ठीक से कहने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। रुकने की यह क्रिया व्याकरण की भाषा में विराम, रुकना मतलब विराम, विराम का अर्थ ही होता है रुकना। तो रुकने की यह जो प्रक्रिया है यही जो है विराम चिन्ह कहलाती है। कहानी, लेख, निबंध आदि लिखते समय इस प्रकार के रुकने के स्थलों की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से ही भावों में स्पष्टता आती है। भाव आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट तभी होगा जब उचित जगह पर आप विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इनके अनुचित प्रयोग अगर होगा, अगर वाक्य में हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ उसका स्पष्ट नहीं होगा, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, सौम्या रुको मत पढ़ो। देखिए क्या बोल रही है सौम्या, अध्यापिका ने क्या कहा, सौम्या रुको मत पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर सौम्या रुको मत पढ़ो, इसका अर्थ यह हुआ कि सौम्या रुको और पढ़ो नहीं, यानी मत पढ़ो। अगर हम यही चीज इसको पढ़ दे, सौम्या रुको मत पढ़ो, तो ये उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। सौम्या रुको मत पढ़ो, अगर हम जल्दी से बोल दिए सौम्या रुको मत पढ़ो, यानी सौम्या कंटिन्यू पढ़ती रहो, रुको मत। लेकिन यहाँ पर लिखा है सौम्या रुको पामा मत पढ़ो, यानी सौम्या रुको पढ़ो नहीं। ठीक है, तो सही जगह पर विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग, सही से हम वाक्य को पढ़ेंगे, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग, तभी अर्थ सही स्पष्ट होगा।
सौम्या पढ़ते पढ़ते रुक गई। जैसे हम बोले सौम्या रुको मत पढ़ो, सौम्या पढ़ते पढ़ते रुक गई। अध्यापिका चकित हो गई कि सौम्या रुकी क्यों। बच्चों, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वास्तव में वाक्य को बोलते समय अध्यापिका ने गलती की थी। वाक्य में विराम के गलत प्रयोग के कारण ही सौम्या ने उनकी बात का गलत अर्थ निकाला। सौम्या रुको मत पढ़ो, तो यहाँ पर इसका अर्थ गलत निकल गया। उन्हें वाक्य इस प्रकार कहना चाहिए कि सौम्या रुको मत पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर उनको अगर ये सेंटेंस बोली होती, यहाँ पर विराम दी होती सौम्या रुको मत पढ़ो, तो वो कंटिन्यू करती। लेकिन यहाँ पर तो वो बोलती सौम्या रुको मत पढ़ो, तो सोचिए रुकना है, लेकिन उनको टीचर को अच्छे से विराम चिन्ह का प्रयोग लगा करके बोलने नहीं आया। क्योंकि विराम चिन्ह तो लिखित वाक्य में लगा सकते हैं ना, मौखिक में बोलचाल में तो हमको बोलना ही पड़ता है, तो बोलने में सही जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें वाक्य इस प्रकार कहना चाहिए, सौम्या रुको मत पढ़ो। विराम चिन्ह का अर्थ रुकना या ठहरना है। विराम चिन्ह वाक्यों का अर्थ समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। अर्थ समझने में जब उचित तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो अर्थ जो है हमको सही रूप में समझ में आएगा। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे सौम्या रुको मत पढ़ो, यानी सौम्या रुको पढ़ो नहीं, सौम्या रुको मत। देखिए यहाँ पर रुको मत पढ़ो, तो यहाँ पर तो हम रुको मत बोले, छोटा विराम लगाएं, तो यहाँ सौम्या रुको मत पढ़ो। ठीक, तो इसका मतलब कह रही है कि सौम्या रुको मत पढ़ते रहो, लेकिन सौम्या रुको मत पढ़ो इसका मतलब सौम्या रुको और पढ़ो नहीं, दोनों का विराम चिन्ह। लेकिन लिखने में हम विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्पविराम का प्रयोग किए हैं, लेकिन बोलने में हमको विराम चिन्ह खुद से बोलना है वैसा कि लगे कि यहाँ पर विराम दिया गया है, तभी वाक्य का अर्थ हमें सही स्पष्ट होगा। विराम चिन्ह लेखक के भाव को समझने में हमारी सहायता करता है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमारे मन के भाव को समझ में आएगा। जैसे सौम्या रुको मत पढ़ो, इसका मतलब होता है कि सौम्या को बोल रहे हैं कि सौम्या रुक जाओ, पढ़ो नहीं, और नीचे वाले का मतलब है कि सौम्या रुको नहीं, पढ़ो। दोनों का अर्थ अलग अलग स्पष्ट हो गया। इसको हम जैसा पढ़ेंगे वैसे ही इसका अर्थ निकलेगा। हिंदी भाषा में हमें 12 तरह के विराम चिन्ह हैं। ये चिन्ह जो हैं 12 तरह के विराम चिन्ह हैं। इन 12 तरह के विराम चिन्हों को हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। एक ही विराम चिन्ह के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला देखिए विराम चिन्ह, पहला है विराम चिन्ह का क्या है, पूर्ण विराम। जो पूर्ण विराम लगता है उसका साइन क्या है, पूर्ण विराम का फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ। दूसरा है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम इसका साइन क्या है, 2, ऐसे विसर्ग की तरह इसका चिन्ह है। तीसरा है अल्प विराम, थोड़े समय के लिए रुकना होता है, जैसे सौम्या रुको मत। अल्प विराम इसका है छोटा सा कॉमा। ठीक, उसके बाद है चौथा है अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम का अर्थ है कि यू। ठीक है, इसका ये साइन है। पांचवा है उद्धरण चिन्ह। अभी मैं एक एक आपको बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण, एकहरा उद्धरण, 2 तरह का होता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह में दोहरा डबल ऐसे लगता है और इकहरा ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये दोहरा और इकहरा, दोहरा यानी 2 लगता है, इसको दोहरा बोलेंगे और इसको इकहरा बोलेंगे, सिंगल लगता है, दोहरा और इकहरा उद्धरण चिन्ह। फिर इसके बाद
निर्देशक, योजक, इनके बारे में बताऊं तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का धर्म अपनाया। देखिए आपकी बुक में सेंटेंस दिया है, अहिंसा का धर्म अपनाया। ये गांधी जी के बारे में कोई बात कही जा रही है और ये बात जब पूरी हुई तो पूर्ण विराम लग गया, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ, यानी वाक्य जो है पूर्ण हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। यानी जब हम अपनी बात को पूरा कर लेते हैं तो हम उस स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। यह चिन्ह अन्य किसी भी विराम चिन्ह से अधिक प्रयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है पूर्ण विराम का ही होता है। सेंटेंस में जितना बार वाक्य कंप्लीट, जितने सेंटेंस पूरी होंगे, मान लो 1 पैराग्राफ लिखना है तुम्हें, तो 10 वाक्य है तो 10 जगह तो पूर्ण विराम लगेगा ही लगेगा। वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस विराम के पश्चात सबसे अधिक देर तक रुका जाता है। सबसे ज़्यादा रुकने के लिए पूर्ण विराम जो है उसी के लिए सबसे ज़्यादा देर तक रुका जाता है। जैसे हमारी आपकी बोल रही है ना कि हमारी वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी, तो हम बता रहे हैं हमारी वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी। परीक्षा जब है जो कि हमारी मार्च में होगी, तो इसका हम बता रहे हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लिखें, यानी हम बात अपनी कंप्लीट कर लिए और यहाँ पर बोल के हम अपनी बात रुक गए। पूर्ण विराम, पूर्ण वाक्य होने पर, सेंटेंस कंप्लीट होने पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में सबसे अधिक पूर्ण विराम का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए दूसरा है, क्लियर हो गया पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम दूसरा है अपूर्ण विराम। यदि पढ़ते समय किसी स्थान पर अर्ध विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना हो, अर्ध विराम में जितना देर रुकते हैं उससे अधिक समय तक रुकना पड़े तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया। जैसे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पर अपूर्ण विराम, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी अर्ध विराम से अधिक समय का निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर 2 बिंदी ऐसे, उसके बाद हम बोल रहे हैं लिखने के लिए, तो यहाँ पर अर्ध विराम की अपेक्षा यहाँ पर अधिक समय तक रुका जाता है, वो अपूर्ण विराम। फिर देखिए तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है कम। अल्प मतलब होता है थोड़ा या कम, ठीक है। तो अल्प विराम का प्रयोग, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ी देर के लिए रुकना जो है वो अल्प विराम कहलाता है। इस प्रकार इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अल्प विराम मतलब, अल्प मतलब थोड़ा, जब थोड़े देर के लिए रुका जाता है तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बहुत ही अल्प, यानी बहुत जरा सा थोड़े समय के लिए रुका जाता है, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग। जैसे देखिए अल्प विराम में है राम, मोहन, सुनिए, मोहन और श्याम घूमने गए। मैं खुद सेंटेंस बनाई हूँ, ठीक है। तो राम, मोहन और श्याम घूमने गए। कौन कौन गया? राम और मोहन, ठीक है। राम मोहन के बीच में छोटा सा कमा लगा है, इसको हम अल्प विराम बोलते हैं। राम मोहन जब बोल रहे हैं तो राम मोहन नहीं बोल रहे, राम मोहन और सोहन घूमने गए, ऐसे नहीं बोल रहे। राम मोहन और सोहन घूमने गए, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, राम मोहन और सोहन घूमने गए। तो यहाँ पर अल्प विराम, जरा देर के लिए रुकते हैं, थोड़ा समय के लिए विराम देते हैं, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। फिर देखिए अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या है? अर्ध विराम का साइन ये, ठीक है। अर्ध विराम किसे कहते हैं?
जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। यानी पूर्ण विराम से कम और अर्ध विराम से अधिक रुकना हो उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। अल्प विराम तो बहुत जरा सा रुकते हैं और पूर्ण विराम मतलब बहुत आराम से रुकते हैं। सबसे ज़्यादा विराम इसीलिए पूर्ण रूप से रुक जाता है, पूर्ण विराम उसका नाम है। तो यहाँ पर मैं पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का है, उस अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से जो कम समय के लिए रुका जाता है उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है अर्ध विराम का? देखिए यहाँ पे अर्ध विराम के सामने मैं लिख रही हूँ, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के मध्य जब कोई योजक न हो। जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। आप अपनी बुक में देखिए एक सेंटेंस है कि जब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस स्वतंत्र रूप से पढ़े जाएं लेकिन उसमें योजक चिन्ह में तथा, एवं, और का प्रयोग ना हो तो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटेंस में आपके लिखा है, जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और अगर यहाँ पर ये विराम ना होता तो हम क्या लिखते? और सभी फौजियों की छुट्टियां कर दी, और सभी फौजियों की छुट्टियां कर दी। मगर और यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर और नहीं लिखा है तो यहाँ थोड़ा देर रुकना होगा। जैसे पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग है। देखिए जैसे हम आक्रमण कर दिया तक रुके तो वहाँ थोड़ा देर रुक गए, अपने आप वहाँ पर थोड़ा सा हम विराम ले लिए कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। फिर आगे का सेंटेंस फिर पढ़ेंगे, सभी फौजियों की छुट्टियां कर दी, सभी फौजियों की छुट्टियां कर दी। तो देखिए लिखा है, जब 2 स्वतंत्र वाक्य हों और उनके बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग ना हो तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, यहाँ पर देखिए यह अल्प विराम है, और इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, सभी फौजियों की छुट्टियां कर दी। लेकिन अगर यहाँ और होता तो ये विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, यानी समुच्चय बोधक शब्द होता है ना, और तथा, एवं, ये सब समुच्चय बोधक शब्द है। यहाँ और की जगह अल्प विराम, अर्ध विराम का प्रयोग किया गया। यदि उपवाक से पहले ही अल्प विराम हो तो उसे अलग करने के लिए, जैसे बुआ और उनका परिवार भी दिल्ली आया था, अब उन्हें सिंगापुर जाना है। देखिए सेंटेंस में बुआ और उनका परिवार भी दिल्ली आया था करके वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक आदि का नाम लिखना हो, जैसे हम पाठ का नाम लिखते हैं तो पाठ का नाम हम जो है जैसे विराम चिन्ह हम लिखे तो ये हम छोटे से इसके अंदर लिखे विराम चिन्ह। तो जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक आदि का नाम लिखना हो, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ का नाम है मानसरोवर, कहानी का नाम है मानसरोवर, इस नाम कहानी संग्रह के 8 भागों में उपलब्ध है। इस चिन्ह का प्रयोग कवि अथवा लेखक के उपनाम लिखने के लिए भी किया जाता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी और ब्रैकेट में निराला, उनका उपनाम था निराला। तो उपनाम के लिए किया जाता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, यह इकहरा उद्धरण है। किसी पुस्तक का नाम, किसी रचयिता का नाम, किसी लेखक का उपनाम लिखने के लिए जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सिंगल उद्धरण चिन्ह, यानी
एकहरा उद्धरण चिन्ह। और दोहरा एकहरा उद्धरण क्या होता है, ये इसके अंदर, ठीक है। सिंगल एकहरा उद्धरण, ये दिख नहीं रहा आपको, तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ। एकहरा उद्धरण ऐसे, ठीक है। और दोहरा उद्धरण जबकि किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहा जाए या लिखा जाए तो उसे दोहरा उद्धरण में, जैसे किसी का स्लोगन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन है, स्लोगन लिखना है तो दोहरा उद्धरण। देखो, अरे यही तो नेताजी का है, मैं बोली, और यही सेंटेंस जय जवान जय किसान, मान लो है लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखाएगा, यानी ऐसे डबल इन्वर्टेड। किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसी रूप में लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो बच्चों, अब आगे हम लोग आगे के विराम चिन्हों के भेद को देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 12 विराम चिन्ह के भेदों में 5 चिन्ह के भेदों का दोहरा उद्धरण चिन्ह, विराम चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आगे के विराम चिन्हों को देखेंगे। क्लियर?